गुड मॉर्निंग क्लास 6। सारे बच्चे ध्यान देंगे बाबू। ये आपके चैप्टर नंबर 9 का थर्ड वीडियो है, जिसमें आज हम लोग जानने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इसमें हम लोग इंटरनेट से रिलेटेड डिसएडवांटेज जानेंगे, इंटरनेट की क्या क्या कमियां हैं इसके बारे में जानेंगे। तो बेसिकली इंटरनेट में बहुत सारी कमियां भी है, बहुत सारी खासियत भी है। तो जो खासियत है उसके बारे में हम लोग पहले ऑलरेडी जान चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम लोग डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। तो पहला डिसएडवांटेज हमारा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ हम लोग इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट पे हम लोग का बहुत सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये अकाउंट नंबर वगैरह, और आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, शॉप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, जो भी चीज़ का आपका ये पासवर्ड वगैरह रहता है, वो सारे चीज़ हमारे इधर से उधर हो जाते हैं, यानी कि चोरी कर लिए जाते हैं। समझ गए? ये हमारा एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे आदमियों से सुने होंगे कि मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए, मेरे अकाउंट से ऐसे हो गया, वैसे हो गया, या मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी करके किसी और जगह पहुंचा दिया गया है। ये सारा चीज़ आजकल इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा होते जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके बाद सेकेंड डिसएडवांटेज जो हमारा है वो हमारा है टू मच यूज, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज। अब इसके बारे में मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको बताता हूँ पूरा का पूरा पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको, और जिसमें आपको कम लिखना या फिर अंडरलाइन ही कर देता हूँ, थोड़ा सा कम इसमें लिखना है आपको, ठीक है ना। तो टू मच यूज का मतलब क्या होता है? ज़्यादा यूज। तो आप लोग क्या करते हो, आप सारे स्टूडेंट्स हो गए या फिर अदर लोग जो हो गए, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट का यूज करने लगे हैं, ठीक है। अपने पढ़ाइयों को छोड़ के, अपने और काम काजों को छोड़ के बहुत सारा चीज़ यूज करना शुरू कर दिए हैं। इंटरनेट पे गेम खेलना शुरू करती हैं, वीडियोस देखना शुरू करती हैं। तो ये हमारे टाइम को किल करता है, हमारे टाइम को बर्बाद करता है, अपने बाहरी चीज़ों को, बाहरी दुनिया से हमें कनेक्ट करने से रोकता है। तो ये बहुत ख़राब चीज़ है। उसके बाद हमारे पास आता है स्पैमिंग। स्पैमिंग का मतलब होता है अनवांटेड मेल या अननेसेसरी मेल, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके ईमेल के ज़रिए या फिर मैसेजेस के ज़रिए या फिर किसी और के ज़रिए आपके पूरे सिस्टम को, पूरे नेटवर्क को परेशान करते रहता है। आपको कुछ ना कुछ बिना काम का मेल आते रहेगा, प्रमोशनल मैसेज आएंगे, उसके बाद ऑफर्स रिलेटेड मैसेज आएंगे। तो ये सारे चीज़ हमारे स्पैमिंग के अंदर आता है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे आपके इंटरनेट पे ईमेल आते होंगे कि आज जोमेटो पे इतना परसेंट फ्री है, यहाँ से आप इस पर रजिस्टर्ड कर लो, आपको 100% फ्री मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सारे हमारे स्पैमिंग के अंदर के क्षेत्र के आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट पे सिक्योरिटी कैसे हम लोग बढ़ा के रखेंगे, और इंटरनेट के सिक्योरिटी के क्या क्या ऐसे कारण हैं जिससे इंटरनेट की सिक्योरिटी कम होती जा रही है या कम है। तो इंटरनेट आज के समय में हमारा सबसे बड़ा कंसर्न होते जा रहा है। इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ, बहुत सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हमारे इंटरनेट पे हैं, जो कि हमारे चोरी कर लिए जाते हैं या फिर किसी न किसी तरीके से हैक कर लिए जाते हैं, या फिर कुछ और भी कारण हो जिसके कारण वो डेटा एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो इससे बचने के लिए बहुत सारे उपाय भी किए जा सकते हैं, जैसे कि हमारे सिस्टम में वायरसेस नहीं आए, एड्स नहीं आए, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा अपडेट रहे, ये सारा चीज़। लेकिन आखिर ये डेटा जो हमारा इधर से उधर हो जाता है या इंटरनेट सिक्योरिटी में जो गड़बड़ी आती है, उसके कारण क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग ज़रा जानेंगे। तो पहला कारण हमारा वायरसेस है। तो वायरसेस के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें आप लिखते चलेंगे। अ कंप्यूटर वायरस इज जनरली अ स्मॉल प्रोग्राम दैट इज एबल टू अटैच इटसेल्फ to other program to another program, document or media file. It is usually know how to jump from one file to another and often found hiding in existing file. ये जो हमारा इंटरनेट वायरस होता है, जिसको हम लोग वायरस नाम से जानते हैं, हालांकि ये इंटरनेट वायरस या फिर कंप्यूटर नाम से ज़्यादा पॉपुलर होता है, और इसका स्टैंडर्ड नाम भी वही है, इंटरनेट वायरस और कंप्यूटर वायरस। हम लोग ऐसा ही बोल देते हैं वायरस वायरस बना के, भाई कौन सा वायरस, इसको हम लोग कंप्यूटर वायरस या फिर इंटरनेट वायरस, दोनों में से कोई एक बोलेंगे। कंप्यूटर वायरस बोलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। समझ गया? तो बेसिकली ये क्या होता है कि बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम होता है जो कि किसी न किसी फाइल के साथ अटैच रहता है, चाहे वो मीडिया का फाइल हो या फोटोज हो, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स हो या फिर कोई और फाइल हो। और ये क्या करता है, एक फाइल से दूसरे फाइल में ऑटो रिप्लिकेट होते रहता है, यानी कि एक फाइल से दूसरे फाइल में आते जाते रहता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आते जाते रहता है, और ये अपने आप का प्रेजेंस जो है किसी फाइल के अंदर छुपा के रखता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्पाईवेयर एंड एडवेयर। इसके बारे में आप सभी काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। स्पाईवेयर बेसिकली बात किया जाए तो हम लोगों के लिए सपोर्ट के लिए ही ये लगाया जाता है और यूज किया जाता है। स्पाईवेयर या फिर एडवेयर होता है। एडवेयर यानी कि एड्स, जो भी आप इंटरनेट यूज करते हो,
उस पर एड्स आना या फिर साइड साइड में आप देखते होंगे इन्फॉर्मेशन हमारे पास आता है तरह तरह का मार्केटिंग से रिलेटेड। आप फ्लिपकार्ट पे इतने % ऑफ है, आप यहाँ जाकर शॉपिंग कीजिए। तो ये सारा जो हमारा है एक तरह का एडवेयर का ही प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। जहाँ जहाँ हमारे प्रमोशन किए जाएंगे एड्स के, वो हमारे एडवेयर आ जाएंगे, ठीक है। देखते होंगे बहुत सारा वेबसाइट, जैसे गूगल पे बहुत सारे वेबसाइट आप खोलते होंगे तो आपके मोबाइल के ऊपर नीचे साइड वगैरह में बहुत सारे एड्स आते हैं, इन्फॉर्मेशन आता है, जिसको प्रचार भी हम लोग कहते हैं, वो सारा प्रचार आता है। इसमें कुछ कुछ परेशानी क्या आने लगा बाद में आके कि जैसे ही उस ऐड पे हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे कुछ पासवर्ड्स ट्रैक किए जा सकते हैं, हमारे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी ट्रैक किए जाते हैं। इसके कारण इसको हम लोग वायरसेस की श्रेणी में ही रखते हैं ताकि हमारे कंप्यूटर से ये भी डेटा चुराने में सक्षम रहते हैं। ये भी हमारे कंप्यूटर से या मोबाइल से डेटा चुरा सकते हैं अगर आप इस पर क्लिक करते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्पाईवेयर हर एक एडवेयर डेटा चोरी ही करेगा, लेकिन ये भी एक जरिया होते जा रहा है डेटा चुराने का। उसके बाद हमारा आता है वॉर्म्स। वॉर्म्स भी हमारा एक तरह का कंप्यूटर वायरस ही है। वॉर्म इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट tries to speed by replicating itself from computer to computer using network connection। अब वॉर्म्स जो हमारा है वो नेटवर्क कनेक्शन के यूज करते हुए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या फिर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की ओर मूव करते रहता है। बेसिकली ये जो हमारा वॉर्म्स है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को इफेक्ट करता है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके कारण हमारा कंप्यूटर रन करता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर अगर हम बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही ये अफेक्ट करता है। उसी का कोई फाइल चुरा लेता है, वहीं पे कोई फाइल डिलीट कर देता है, जिसके कारण हमारा कंप्यूटर कोई ना कोई परेशानी क्रिएट करने लगता है। लास्ट हमारा एक ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं हैकिंग। अब हैकिंग क्या है इसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैकिंग का मतलब है बिना आपके परमिशन के, बिना आपके पूछे हुए आपके कंप्यूटर से कोई भी डेटा कोई भी व्यक्ति चुराता है या फिर हैक करता है, इसको हम हैकिंग बोलते हैं। आपके बिना परमिशन के, आपके बिना पासवर्ड दिए हुए कोई भी व्यक्ति आपके कंप्यूटर से कोई भी डेटा चुराता है या फिर कोई फाइल चुराता है या फिर एग्जामिनेशन पेपर चुराता है या फिर किसी भी तरह का डेटा हो उसको चुराता है, इसको हम लोग हैकिंग बोलेंगे। फिर अब हम बात करेंगे इंटरनेट सिक्योरिटी। आखिर इंटरनेट सिक्योरिटी हम लोग लगाएंगे कैसे, इंटरनेट सिक्योरिटी हम लोग कैसे बढ़ा के रखेंगे ताकि हमारा कंप्यूटर बाद में किसी भी तरह का कोई बाद में परेशानी ना हो। इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है पैचिंग एंड अपडेटिंग। समझ रहे हैं ना, पैचिंग एंड अपडेटिंग। तो वायरसेस से बचने के लिए हम अपने कंप्यूटर में हमेशा कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहेंगे। जो भी हमारे सॉफ्टवेयर का अपडेट आते रहेगा उसको हम लोग हमेशा अपडेट करेंगे, चाहे वो हम बात करें मोबाइल फ़ोन की, चाहे वो बात करें हम लोग कंप्यूटर्स की। वो जहाँ भी आपका सॉफ्टवेयर के अपडेट आएंगे वहाँ पे आपको अपडेट करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। हमेशा आप लोग अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट रखें और अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ इम्पोर्टेंट डेटा है उसको सिक्योरिटी के साथ रखें। उसके बाद हमारा आता है दूसरा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। ये आज के समय का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होते जा रहा है, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। हम लोग क्या करते हैं ना, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड किसी दूसरे को दे देते हैं या फिर कोई पूछता है हमें अपने यूज़र आईडी पासवर्ड को तुरंत बता देते हैं। या फिर हम लोग क्या करते हैं यूज़र आईडी तो चलो ठीक है, पासवर्ड हम लोग ऐसा रखते हैं जिसको सारे लोग जानते हैं। या तो हम लोग पासवर्ड रखते हैं अपना नाम या फिर अपना मोबाइल नंबर या फिर अपना डेट ऑफ बर्थ या फिर अपने पापा का मोबाइल नंबर, पापा का डेट ऑफ बर्थ, मम्मी का मोबाइल नंबर, मम्मी का डेट ऑफ बर्थ, इसी तरह से कुछ कॉम्बिनेशन करके या अपना घर का नंबर, ये सारा चीज़ डाल देते हैं हम लोग पासवर्ड में। तो बाकी ये काम गलत है ना। पासवर्ड कुछ ऐसा डालेंगे जिससे हमारा इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह लीक ना हो, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। यहाँ एक और चीज़ बहुत ही यूनिक चीज़ ब्रेन बूस्टर में लिखा हुआ है। In 1976, Whitefield defined Martin Hamill's force described the notion of a digital signature। हम लोग 1976 में हैमिलन फोर्स डिस्क्राइब द नोशन ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर के बारे में 1976 में हमें पता चला और इसके बारे में आप लोगों को बताया गया या पब्लिक को बताया गया, पब्लिक के बीच में डिस्क्राइब किया है कि डिजिटल सिग्नेचर नाम का भी कोई चीज़ होता है। डिजिटल सिग्नेचर करने का मतलब जो हम लोग नॉर्मल सिग्नेचर करते हैं वैसा ही सिग्नेचर अगर हम लोग इंटरनेट के माध्यम से किसी भी डॉक्यूमेंट पर करते हैं उसको हम लोग डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं, जिसके बारे में यहाँ आगे बताया भी गया है। डिजिटल सिग्नेचर आर मोर कॉम्प्लेक्स फ्रॉम ए पासवर्ड। ये हमारे पासवर्ड से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। दीज आर जनरेटेड थ्रू ए सॉफ्टवेयर एंड
एक्यूमुलेटेड बाय अ पैराफीज। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर के जरिए क्रिएट किया जाता है और इसको वेरीफाई करने के बाद ही इसको बिना वेरीफाई किए हुए किसी भी डॉक्यूमेंट पे नहीं लगाया जा सकता है या फिर किसी भी डिजिटल मैसेज पे नहीं लगाया जा सकता। और इसके जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर होता है, ये इसकी ऑथोरिटी, इसकी ऑथेंटिकिटी हर जगह पे होती है। जितने भी हमारे ऑफिस हैं, जितने भी हमारे जगह पे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, वहाँ सारे जगहों पे इनकी ऑथेंटिकिटी होती है, वहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नाम ही है एंटीवायरस, यानी कि वायरस के जस्ट अपोजिट। तो कुछ सॉफ्टवेयर हमारे पास एंटीवायरस के ऐसे होते हैं जो कि वायरसेस को रेप्लिकेट होने से, वायरसेस को हमारे कंप्यूटर में आने से पहले ही उनको रोक देते हैं, हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपको कहा जाता है क्या कि आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स को हमेशा अपडेट रखिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स का आप यूज़ करते रहिए। अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का, जो कि हमारे नॉर्दर्न का आता है, कीपस्पे का आता है, कीपरस्काई का आता है, ईशेन का आता है, क्विकहील का आता है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हमारे पास है जिनका हम लोगों को यूज करना चाहिए, जिसकी मदद से हमारे कंप्यूटर में जो भी वायरसेस है, जो भी ट्रोजन्स है, जो भी तरह के मेलिशियस एक्टिविटी आपके कंप्यूटर में होते हैं, वो सारे रेस्ट्रिकेट कर दिए जाएंगे, रोक दिए जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद हमारा आता है फायरवॉल। तो फायरवॉल बेसिकली हमारा एक हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फायरवॉल इज ए हार्डवेयर डिवाइस दैट क्रिएट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड बिटवीन द कंप्यूटर एंड द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। Firewall, when turned on, allows selective access to your computer. This means that only the trusted source can be accessed to your computer. Firewall हमारा एक तरह के हार्डवेयर है, एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि आपके कंप्यूटर और बाहरी दुनिया यानी कि इंटरनेट के बीच में एक दीवार का काम करता है। यह आपको कुछ सेलेक्टिव एक्सेस को ही ये देता है, परमिशन देता है कि आपको वो एक्सेस दे। कुछ ऐसे वेबसाइट्स, कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो कि ट्रस्टेड नहीं है, तो उनको ये ब्लॉक करके रखता है। और ये हमारे कंप्यूटर के एक्सेस सिर्फ ट्रस्टेड आदमियों को ही देता है। जो भी ट्रस्टेड सोर्स से हम लोग काम करेंगे, सिर्फ वहीं पे हमारा आपके कंप्यूटर को काम करने देगा। इसके अलावा वो कहीं काम ही नहीं करने देगा आपके कंप्यूटर को। समझ गए ना? यहाँ तक भी आप लोग समझ गए होंगे। उसके आगे हम लोग देखते हैं, उसके आगे हमारे पास आता है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। तो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के बारे में मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन बेसिकली जैसे कि आप अंगूठे का निशान या फिर आँखों का निशान, जैसे कि आप लोग आधार कार्ड में दिए होंगे, रेटिना इन्फॉर्मेशन, फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये सारी चीज़ें हम लोग देते हैं। तो ये हर एक व्यक्तियों का अलग अलग होता है। ऐसा थोड़ी है कि मेरा जो फिंगरप्रिंट है वो आपके फिंगरप्रिंट के बराबर है, ऐसा तो है नहीं। ये हर एक आदमियों का अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है। तो हर एक आदमी का यूनिक आइडेंटिफिकेशन हुआ। या फिर आइरिस की बात की जाए, रेटिना आइरिस की, या फिर वॉइस रिकॉग्निशन की बात की जाए, क्या मेरा आवाज़ आपकी आवाज़ से मैच करता है? बिल्कुल नहीं, नहीं करता है, इसलिए वो अलग हो गया। अब बात करते हैं हम लोग ईमेल के बारे में, हाउ ईमेल वर्क्स। तो बेसिकली ईमेल हमारा कैसे वर्क करता है, इसके बारे में मैं आपको लिखाऊंगा नहीं, ठीक है, मैं इसके बारे में सिर्फ समझा देता हूँ। ईमेल कैसे काम करता है इसके बारे में आप लोग को मैं सिर्फ बताऊंगा, और सेंडर कंप्यूटर, रिसीवर कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा मैं। इसमें नोट्स लिखने को कुछ नहीं है, समझने के लिए बहुत कुछ है। तो बेसिकली हमारा ईमेल आईडी POP प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए काम करता है। POP प्रोटोकॉल हमारा होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। हम लोग क्या करते हैं पोस्ट ऑफिस में, हम लोग पोस्ट ऑफिस में कोई लेटर लेके जाते हैं और डाल देते हैं, और वो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए हमारे जहाँ पे हमको भेजना है वहाँ पे वो पहुँचा दिया जाता है। लेकिन इसके पीछे का क्या मैकेनिज्म काम करता है, ये ध्यान देने की चीज़ है। इसके पीछे हमारा मैकेनिज्म काम करता है POP प्रोटोकॉल, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या कोई लेटर हमें पटना से भेजना है, दिल्ली छोड़िए, आप बिहार में ही कहीं बात करते हैं, पटना से हमें कहीं दरभंगा भेजना है, ठीक है, पटना से हमें कोई लेटर दरभंगा भेजना है, तो वो कैसे जाएगा? सबसे पहले हम पटना के किसी पोस्ट ऑफिस में जाके उसको डालेंगे, ठीक है। पटना के पोस्ट ऑफिस में डालने के बाद उसको वेरीफाई किया जाएगा कि ये जो हमारा लेटर है ये कहाँ जाने वाला है, ठीक है। तो ये लेटर जहाँ जाने वाला होगा, मान लेते हैं कि इसको जाना है दरभंगा, तो सबसे पहले पटना से ही वो मेन डाकघर में जाएगा। मेन डाकघर जो पटना का कोई भी होगा, जहाँ भी मान लेते हैं GPO हमारा मेन डाकघर है, ठीक है। GPO आप लोग जानते होंगे स्टेशन के आसपास में है।
तो वहाँ पे ये लेटर गया। उसके बाद जीपीओ के पास से वो रीडायरेक्ट कर दिया जाता है दरभंगा के लिए, ठीक है। उसको दरभंगा भेज दिया जाता है बाई कुरियर, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट, जो भी तरीका हो वो बात की बात है, लेकिन किसी न किसी जरिए से वहाँ पे उनको पहुँचा दिया जाता है। फिर दरभंगा किसी न किसी ज़िले का तो वहाँ मेन डाकघर होगा, दरभंगा के मेन डाकघर में, और दरभंगा के मेन डाकघर से वो फिर क्या करता है, वो किसी लोकेलिटी में, मान लो जैसे कि हम लोग अभी चित्रगुप्त नगर में हैं, तो चित्रगुप्त नगर वाले जो पोस्ट ऑफिस होंगे वहाँ आके दे देगा। वैसे ही दरभंगा में भी किसी एरिया में हम लोग भेजे होंगे तो वहाँ का लोकल जो पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ जाके वो डाल देगा। बस सेम पैटर्न पे हमारा ईमेल भी काम करता है। तो ईमेल भी हमारे बहुत सारे तरह के सर्वर्स हैं, जैसे कि रेडिफ मेल, जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल, बहुत सारे हमारे पास सर्वर है, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जीमेल सर्विस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। जीमेल सर्विस में मेरा अकाउंट नेम है, मेरा ईमेल आईडी है abc@123, ठीक, मान लेते हैं abc@123@gmail.com। फिर हमको भेजना है किसी bcd@gmail.com वाले लोग के पास। मान लेते हैं कि आपका ईमेल आईडी bcd@gmail.com है, ठीक, यहाँ तक समझ गए होंगे आप। तो अब मुझे आपको मेल भेजना है, तो मैं भेजूँगा अपने मेल को, कहाँ से भेजूँगा, अपने कंप्यूटर से, यानी कि मेरा कंप्यूटर मेरा लोकल पोस्ट ऑफिस हो गया। आप यहाँ से समझते चलिएगा, लोकल पोस्ट ऑफिस के जरिए मेरा कंप्यूटर मेरा लोकल पोस्ट ऑफिस हो गया, ठीक। अब ये जाएगा कहाँ पे, ये अपने मेन पोस्ट ऑफिस में जाएगा। तो मेन पोस्ट ऑफिस का क्या हो गया, जीमेल, क्योंकि मैं गूगल मेल के जरिए भेज रहा हूँ तो गूगल मेल के सर्वर में जाएगा। अब गूगल मेल के सर्वर में जाने के बाद ये सर्च करेगा कि आखिर इसको जाना कहाँ है, किसके पास जाना है। फिर देखेगा कि अरे ये तो bcd@gmail.com है, तो ये तो मेरे ही सर्वर पे जाना है। उसको फिर भेजेगा bcd@gmail.com, bcd@gmail.com के सर्वर पे वो पहुंच जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को खोलेंगे या अपने ईमेल आईडी को खोलेंगे तो आपके पास वो तुरंत मेल आ जाएगा। यहाँ तक समझ गया। तो बस अब मेरा कंप्यूटर क्या हो गया, लोकल पोस्ट ऑफिस, फिर हमारा जीमेल का सर्वर क्या हो गया, वो मेन पोस्ट ऑफिस, फिर मेन पोस्ट ऑफिस से आपका जो सर्वर हो गया, आपके जो जीमेल का सर्वर हो गया वो भी उसका मेन पोस्ट ऑफिस होगा, फिर आपका कंप्यूटर वहाँ का लोकल कंप्यूटर हो गया, यानी कि लोकल पोस्ट ऑफिस होगा। इस जरिए इस तरीके से हमारा ईमेल हमारे पास पहुँच जाता है और हम लोग उसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है सेंडिंग एंड ईमेल मैसेजेस। हम लोग ईमेल मैसेज क्यों सेंड करते हैं, हम लोग ईमेल मैसेज अपने कंप्यूटर के जरिए किसी भी रिसिपेंट के पास, यानी किसी भी यूजर्स के पास सेंड करते हैं। कोई भी हमको मैसेज भेजना हो, कोई भी सूचना भेजना हो या कोई भी फाइल भेजना हो, इसके लिए हम लोग ईमेल सेंड करते हैं, ठीक है। तो ईमेल सेंड करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 चीज़ होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। वैसे तो होना चाहिए 4 चीज़, लेकिन 3 चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक सेंडर, एक रिसीवर और तीसरा हमारा ईमेल आईडी, ठीक है। ईमेल आईडी अब बात करेंगे, ईमेल का सर्वर, यहाँ पे एक चीज़ और आपके बुक में जोड़ दिया गया है, मैं बुक के जरिए आपको बता दूंगा तो आपके लिए ज़्यादा सहूलियत रहेगा। पहला सेंडर्स कंप्यूटर, यानी कि मैं मान लेता आपको, जैसे कि मैंने समझाया ही है कि सेंडर और रिसीवर होना जरूरी है, यानी कि मैं किसी न किसी को भेजूँगा तभी तो मिल जाएगा। तो सेंडर कंप्यूटर वैसे कंप्यूटर जो कि आप सेंड कर रहे हो किसी को मेल को, आप वेब के जरिए यानी कि इंटरनेट के जरिए आप किसी को भेज रहे हो। उसके बाद आता है ईमेल सर्वर। ईमेल सर्वर हमारा क्या होता है, वो डायरेक्ट करता है किसी न किसी ईमेल सर्वर को, यानी कि जहाँ पे हमारा मैसेज जाके स्टोर हो। हम किसी न किसी सर्वर का यूज़ तो कर रहे होंगे ना, मान लेते हैं वो गूगल का सर्वर हो या फिर याहू का सर्वर हो या फिर रेडिफ का सर्वर हो या किसी भी और मेल सर्विसेज के सर्वर हो, वहाँ जाके वो सेव हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद कहता है रेसिपेंट मेल सर्वर, यानी कि जिसको हमें भेजना है उसका भी तो मेल सर्वर हमें होना चाहिए, उसका भी तो मेल आईडी होना चाहिए, तो उसका मेल आईडी हमें होना चाहिए। तो वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ से ईमेल आईडी के जरिए, ईमेल आईडी जो होता है उसका होना चाहिए। और चौथा हमारा होना चाहिए रिसीवर्स कंप्यूटर, यानी कि जो उसको रिसीव करे, जो जिसके पास वो चीज़ पहुँचे, उसको हम लोग रिसीवर्स कंप्यूटर बोलेंगे, समझ गए। उसके बाद आता है ईमेल सर्वर। तो ईमेल सर्वर बेसिकली ये देखिए यहाँ पे दिया ही हुआ है, ईमेल सर्वर इज ए कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क विच एक्ट्स एज ए वर्चुअल पोस्ट ऑफिस। A mail server usually contains of a storage area where email is stored for local user. It consists of a database of user account that are allowed to use its services. ठीक है। After receiving a mail from a user, it check for authenticity of a user and एक्टिवेट द कम्युनिकेशन चैनल्स। ये हमारे
ईमेल सर्वर के बारे में बताया गया। मैं इसके बारे में अब ज़रा बता दूं आपको। बेसिकली ईमेल सर्वर हमारा एक तरह का वर्चुअल पोस्ट ऑफिस, जिसके बारे में मैं बार बार ये जिक्र भी कर रहा हूँ। तो ईमेल सर्वर भेजने के लिए और ईमेल स्टोर करने के लिए इसके पास पर्टिकुलर डेटाबेस होता है, यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ स्टोरेज कैपेसिटी होती है जहाँ पे वो स्टोर करके रखता है अपने डेटा को, ठीक है। ईमेल भेजने के बाद क्या होता है ना कि वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर भी होना चाहिए। जैसे ही आपका ईमेल वहाँ स्टोर हुआ तो वहाँ उसकी ऑथेंटिकिटी भी चेक की जाती है, क्या ये ईमेल सही है या गलत है। अगर ईमेल सही निकला तो उसको फिर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है आपके चैनल पे। बस ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त हो जा रहा है। और उसके बाद हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और एसी टाइप क्वेश्चन, हमारे पास 4 तरह के क्वेश्चन आंसर। तो मैं आपको ए और बी क्वेश्चन आंसर आज होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, आप खुद से बनाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आप लोग खुद से बनाएंगे। और क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी मैं आपको लिख के सेंड करूँगा अगले क्लास में, जिसको आप लोग लिखेंगे और चेक कराएंगे। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।